चुनाव से पहले हिंसा आम सी बात है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को चुनाव की तारीख का ऐलान कर दी है। इससे पहले साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्यावरण लिहाजा अनुकूल रखने के लिए भी कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देश के तहत आयोग चुनाव के द्वारा कम कागज इस्तेमाल करने का भी अपील किया गया है और साथ ही सिंगल पेपर प्लास्टिक का न इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत में तनाव और चुनाव का रिश्ता काफी पुराना रहा है। बीते 30 साल में हुई चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा की 7 बड़ी घटनाएं जिसने देश की दशा और दिशा बिल्कुल ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी और मीरा रोड में हिंसा हुई जो सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ता है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चुनावी हिंसा पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ आतिफा शेख। चुनावी साल में देश में कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिस्से के चपेट में आई। मुंबई मीरा रोड में के बाद अब उत्तराखंड के हल्द्वानी के हिस्से में आग में झुलस रही। हालांकि ये पहला कोई मौका नहीं है जब चुनाव से पहले देश में कोई हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा हुई के चपेट में आई है। पूर्व राजस्थान के सांसद अली अनवर का दावा है कि हल्द्वानी में जैसे घटनाएं टेस्ट एंड ट्रायल के बीजेपी चाहती है मुसलमान इस तरह की घटनाओं पर रिएक्ट करे जिससे उसे चुनाव में फायदा हो सके। उस वक्त सांप्रदायिक हिंसा का प्रमुख मुद्दा से ज्यादा घटाने के लिए भी किया जाता है। स्थानीय लोग के मुताबिक 1935 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही यहाँ की जमीन 30 साल के लिए लिया गया था। इस लिहाजा लेटेस्ट में फायदा हुआ कि वर्ग में उठाया गया 1997 के लिहाजा काम बंद करा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बनभूलपुरा इलाके के स्थित में एक मैदान में कुछ हिस्सा में विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें पुलिस प्रशासन को तावर दिया गया और पुलिस वहां पर बुलडोजर लेकर आया। तब से स्थानीय बिगड़ गई। पुलिस के दस्ते पर पहले पथराव की घटना हुई जिसके बाद हिंसा फैल गई और 2 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी के स्थानीय विधायक सुमित वनवाली ने कहा कि इस मामले की कोर्ट में सुनवाई की गई थी लेकिन उस समय पहले प्रशासन कुछ अधिकारियों ने यहाँ पर कार्रवाई कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दंगा की चुनावी फायदा किसे मिलती है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बाबरी हिंसा के बाद मजबूत हो गई बीजेपी। 1992 में देश में कई हिस्सों में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त करने के बाद हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हिंसा में कौन शामिल था इसकी जानकारी अभी तक पता नहीं है लेकिन इसके बाद बीजेपी को जरूर फायदा मिले। 1991 में लोकसभा चुनाव में 120 सीट से जीतने वाली बीजेपी को 196 में 161 सीट पर जीत मिली। सांप्रदायिक हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र जैसे राज्य में चुनाव भी बीजेपी को फायदा मिली। मुस्तफा मस्जिद में हिंसा दिल्ली की सरकार ने 1992 और 1993 में राजधानी दिल्ली में पुराने इलाके में हुए थे। अफवाह की वजह यह है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़क की गई। हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हिंसा की सबसे बड़ी वजह रही है मुस्तफा मस्जिद। केंद्र में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने इस पर बड़ा मुद्दा बनाया और 1993 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। बीजेपी ने 49 सीट पर जीत हासिल की और पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। गोधरा के बाद गुजरात में बीजेपी की जोर जमी और 2002 में गुजरात में गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा घटी। इसमें हिस्से में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। घटना के वक्त वहां बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। गोधरा कांड में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए। इसमें चुनाव में बीजेपी को 127 सीट पर जीत मिली। ये आंकड़ा 1998 के 117 से 10 से ज्यादा हो गए थे। गोधरा कांड के बाद बीजेपी कभी भी गुजरात में चुनाव नहीं हारी। वर्तमान में गुजरात में बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता है। वडोदरा में 2 समुदाय के बीच झड़प हुई। 2006 में गुजरात के वडोदरा में 2 समुदाय के बीच हिंसा झड़प हुई। झड़प की वजह एक दरगाह थी। इसमें हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई। 42 लोग के हिंसा में घायल हुए और खूब सुर्खियों में रही और 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई।
इस हिंसे के बाद 2007 में गुजरात विधानसभा बीजेपी को फायदा मिली और बड़ोदरा में आसपास में जिले में सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की। इंदौर में दंगा और बीजेपी की सत्ता रिपोर्ट 2008 में शुरुआत में ही सरकार ने कश्मीरी में अमरनाथ मंदिर की जमीन पर आवंटन रद्द कर दिया और फैसला किया, जिसमें इंदौर के लोगों को जमकर विरोध किया और विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे सांप्रदायिक हिंसे में तब्दील हो गया। इसी हिंसे में 8 लोग मारे भी गए। हिंसा के बाद हुई विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला। इन दौरान 10 से 7 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इतना ही नहीं, आसपास के जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा और शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में लौटी। मुजफ्फरनगर के हिंसा में बदल दी यूपी की दशा और दिशा और 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा ने यूपी के सियासत में बदलाव लाई। ये दंगा करीब 2 महीने तक रुक रुक कर चलती रही और सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ये हिंसा 60 से ज्यादा लोगों मारे भी गए और 8 महीने तक लोकसभा चुनाव हुई और बीजेपी पश्चिम यूपी में जीत हासिल की। आपको बता दें कि यहाँ लोकसभा सीट में 26 सीट है। मुजफ्फरनगर के हिंसा में बीजेपी को 2017 चुनाव में फायदा पहुंची और बीजेपी ने पश्चिम यूपी में एक तरफा जीत दर्ज की। नदिया दंगल के बाद बंगाल में बीजेपी मजबूत हो गई और 2015 में पश्चिम बंगाल में नदिया जिले में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़की और इस वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और जबकि 8 लोगों की गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा के बाद दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर तंज कसा और इस दौरान कई लोगों के घर भी तबाह हो गए। 2015 से 2019 के बीच बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हुई और 5 घटनाएं घटी। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिली और पहली बार बीजेपी वहां पर 18 सीट पर जीत दर्ज की। दंगल से जहां बीजेपी को सियासी फायदा मिली, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्ष पार्टी को उसकी नुकसान उठाना पड़ा। मसला भागलपुर दंगे के बाद बिहार की कांग्रेस पूरी तरह से निपट गई। वहीं हाल में हाशिमापुर दंगल में पार्टियों की यूपी पे हुई। इस दोनों दंगल के बीच उस वक्त कांग्रेस की सरकार 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुई। तत्कालीन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की काफी नुकसान पहुंचे और सपा इसके बाद पश्चिम यूपी में साफ होती चली गई। हाल में ही दंगा का नुकसान कांग्रेस और राज्यसभा विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा। साल 2022 में राजस्थान के उदयपुर के भीड़ बाबा और जोधपुर जिला में सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिला और अशोक गहलोत के जिला में होने वाले बावजूद 2023 में जोधपुर में 80% सीट कांग्रेस हार गई और फिलहाल अभी पूरी तरह से साफ हो गई। 5 साल से सांप्रदायिक हिंसा और मुसलमानों की स्थिति। दिसंबर 2022 में केंद्र गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब बताया कि 2017 से 2021 तक सांप्रदायिक हिंसा 2900 मामला सामने आया और गृह मंत्रालय के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा मामला 2020 में आया है। मंत्रालय के मुताबिक 2017 में 723 और 2018 में 512 और 2019 में 438 और 2020 में 557, 2021 में 778 केस सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में हिंदुओं पर अत्याचार के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ोतरी देखी है। इस तरह की हिंसा पिछले राजनीतिक संरचना की भावनाओं को बेखौफ भड़काती है। काउंसिल ऑफ द फॉरगेट रिलेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। कई घटनाओं में देखा गया सत्ता में हिंसादारी मामले में हुई है। योजना लाभ देने के हर जगह मुसलमानों को पीछे किया गया है। वर्तमान में देश में 7 बड़े पदों पर एक भी मुस्लिम नहीं है। इतना ही नहीं, देश में किसी भी राज्य में मुस्लिम की मुख्यमंत्री नहीं और न ही 15 राज्यों में एक भी मुसलमान कैबिनेट मंत्री है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में बुलडोजर ने मुसलमानों को दबाव काम करने की स्थान किया है, जहां कहा जाता है हिंदू एजेंडा को लागू करने के लिए भी किया जा रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट में एक चीज तो साफ था, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो या फिर सांप्रदायिक हिंसा, बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिले। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।